देखो अगर आप एटलस ओपन करोगे है ना, एटलस ओपन करोगे, पूर्वोत्तर भारत पे आ जाइए। अभी आज हम पूर्वोत्तर भारत को लेंगे, फिर उसके बाद गंगा का मैदान चालू होगा, है ना, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान चालू होगा। एटलस लाइएगा मैडम, एटलस है ना। हाँ कहाँ है? भजन कीर्तन करने आए हो, है ना। भजन कीर्तन में अपने को कोई शास्त्रों की आवश्यकता नहीं होती ना, केवल मन की आवश्यकता होती है। तो आप भी वैसे आए हो। हाँ अब क्या करेंगे? चलो देखो इधर, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये है अरुणाचल प्रदेश वाला, है ना। अब ये 7 राज्यों को याद करने के लिए ट्रिक मत कर देना, है ना। नहीं तो कई लोग जो है वो ये 7 सिस्टर्स को याद करने के लिए भी ट्रिक मांगते हैं, है ना। हाँ और कई ऐसे मतलब आप जैसे ना यूट्यूब पे जाओगे, रील्स बनती है ना, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को याद करने की ट्रिक। अगर राज्यों को भी ट्रिक से याद करोगे तो फिर अर्थ ही क्या रहा आपका पढ़ने का? सीरियसली मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारे घर वालों के नाम भी हम ट्रिक से याद करेंगे। हमारे घर में जो रूम होंगे, जो कमरे होंगे, उनको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। वाह यार। चलिए इधर देखिए, यहां सबसे ऊपर कौन सा है? एपी, है ना, अरुण प्रजापति, मतलब सॉरी अरुणाचल प्रदेश, है ना। इसके नीचे आप आ जाओगे तो यहां पर कौन सा है? नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। यहां पर आ जाओगे तो ये वाला कौन सा है? मणिपुर है ना। ध्यान से देखना है स्ट्रक्चर को। मणिपुर दिख रहा है। ये वाला जो रीजन है ये वाला है मिजोरम। कौन सा है? बाकी इंग्लिश में हो गया, ये भी, ये मिजोरम है। ये वाला जो सेक्शन है वो है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा, है ना। ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये त्रिपुरा है, ठीक है ना। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये है मेघालय। कौन सा है? मेघालय। कितने हो गए? हो गए 6 पक्का। 1 2 3 4 5 और 6, और बाकी जो बचा ना यहाँ से लेके ये मिजोरम से ऊपर ये वाला पूरा रीजन जो बचा है ना, ये वाला। तो ये वाला रीजन जो है ये पूरा की पूरा कौन सा है? असम है। कौन सा है? असम है। ये ध्यान में रखना। अब स्ट्रक्चर को देखो, है ना, पॉलिटिकल मैप में देखना है, स्ट्रक्चर को देखो, है ना। मैंने 7 राज्य आपको यहाँ पर बता दिए कि कैसे होंगे, कहाँ कहाँ पर है। तो ऊपर की ओर जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा, है या नहीं है? अब ऊपर की ओर यदि अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो इसको, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये अरुणाचल प्रदेश, देखो इधर भी थोड़ा सा असम प्रवेश किया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं किया हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ही हिस्सा है। तो जो असम वाला जो भाग है ना, उस भाग को यदि आप देखोगे तो मेघालय की ओर से जब आप देखोगे उसे, तो एक उछलता हुआ मेंढक दिखाई देगा आपको, एक छलांग लगाता हुआ मेंढक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। एक छलांग लगाता हुआ मेंढक जो आगे की ओर जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को चीरने के लिए जा रहा है। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। उसका एक पैर मिजोरम की ओर है, तो एक पैर पश्चिम बंगाल की ओर है, मेघालय की ओर, समानांतर मेघालय के दिख रहा है। पक्का ये स्ट्रक्चर याद रहेगा। एक उछलता हुआ मेंढक जिसका एक पैर मिजोरम की ओर है, तो एक पैर पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल और मिजोरम की ओर जो पैर है ना, उसके बीच में मेघालय और त्रिपुरा बसा हुआ है। ये ध्यान में रखो। कौन बसा हुआ है? दिख गया? पक्का ध्यान रहेगा मैं जो कह रहा हूं। एक उछलता हुआ मेंढक जिसका एक पैर मिजोरम की ओर है, एक पैर मेघालय पश्चिम बंगाल की ओर है, और इन दोनों पैरों के बीच में 2 स्टेट बसे हुए हैं। कौन से? त्रिपुरा और मेघालय। जो दूसरा पैर जो मिजोरम की ओर है उसके नीचे कौन सा है? मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम एक स्टेट आ गया। पक्का। अब मिजोरम से लगकर जो है वो मणिपुर और नागालैंड उस पैर से लगे हुए हैं, है ना। नागमणि मणिपुर से लगा हुआ है और नागालैंड से लगा हुआ है, ठीक है। और
जो ऊपर वाला जो चेहरा है ना, ऐसे आगे से गिर के ना, ऐसे आगे से गिर के देखो, ऐसे आगे से गिर के ये अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, फिर है ना, हो गए 7 राज्य, कोई दिक्कत है ना। एकमात्र ऐसा राज्य है असम जो बाकी 6 राज्य से लगा हुआ है, इसके अतिरिक्त और कोई राज्य नहीं, जो मैं तथ्यात्मक चीजें जो प्री के लिहाज से बता रहा हूं मैं, है ना, ये सब याद होगा पक्का। अब जो असम का जो ऊपर वाला जो पेड़ है, समझना है, असम का जो ऊपर वाला पेड़ है ये पूरी की पूरी घाटी है, रैंप वैली है। कौन सी है? रैंप वैली। आएंगे हम, रैंप वैली क्या होती है ये सब बताएंगे, है ना, और रिफ्ट वैली क्या होती है ये भी बताएंगे हम आपको, है ना। तो अभी ये हिंदी में अगर याद करो तो एक भ्रंश घाटी है। क्या है? एक भ्रंश घाटी है, जो ऊपर का पेड़ है, और वो पेड़ आगे से पूरा की पूरा चेहरे की ओर जा रहा है। ध्यान देना है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, है ना, आप मैप को हमेशा याद रखो, इस लिहाज से बता रहा हूं। जो ऊपर वाला जो पेड़ है ये पूरा की पूरा अगर आप सीधे की सीधे मुंह की तरफ ले जाओगे ना, तो ये पूरी भ्रंश घाटी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी उसमें से है। ब्रह्मपुत्र नदी उस घाटी से प्रवाहित हो रही है। दिख गया? पक्का? यहां तक किसी को दिक्कत? देख लो एक बार अच्छे से, 2 मिनट में पूरा स्ट्रक्चर याद कर लो। रैंप वैली में एक जो भूखंड होता है, समझना, जो भूखंड होता है उस भूखंड में अगर किसी प्रकार से भ्रंश उत्पन्न हो जाता है, दरार उत्पन्न हो जाती है, संपीड़नात्मक बल के कारण क्या होगा? संपीड़नात्मक बल के कारण ये वाला भाग, यदि मध्य का भाग यथावत रहे और आजू बाजू के जो भाग है, साइड के जो भाग होते हैं, दृढ़ भूखंड होते हैं, वो ऊपर की ओर उठ जाए, तो ये वाला भाग ऊपर की ओर उठ जाएगा, ये वाला भाग ऊपर की ओर उठ जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। समझ में आया? तो ये है घाटी जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है, और ये जो 2 ऊंचे भूखंड है, एक और है मेघालय का पठार और एक और है हिमालय। आएगा समझ में? पक्का? इसे कहते हैं हम रैंप वैली। क्या कहते हैं? रैंप, सॉरी, रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। रिफ्ट वैली बोला हुआ मैं, सॉरी, है ना, रैंप वैली है ना। रिफ्ट वैली कैसी होगी? रिफ्ट वैली इसके ठीक उल्टा। अगर कहीं पर याद रखना है तनावमूलक शक्तियां कार्य कर रही होती है, तो ये वाले भाग इधर की ओर जाएंगे और मध्य का भाग जो है वो नीचे की ओर धस जाएगा। ये यथावत रहेंगे और ये वाला भाग जो है वो ग्रेबेन बन जाएगा, यानी कि नीचे की ओर धस जाएगा, मध्य पाक हो जाएगा। ये है ना, जर्मन भाषा में है ग्रेबेन कहते हैं, जो मध्य का भाग नीचे की ओर जाता है। आएगा समझ में? तो ये है, एक और है सतपुड़ा, एक और है विंध्य, और ये है नर्मदा घाटी, है ना। तो रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां है तापी नदी और नर्मदा नदी, आपको पता ही होगा, है ना, दामोदर नदी, ये सब रिफ्ट वैली में है। और ये जो ब्रह्मपुत्र बह रही है वो रैंप वैली में बह रही है। तो रैंप वैली आपको पता चल गया क्या होता है ना, कि मध्य का भाग यथावत रह के संपीड़नात्मक बल के कारण जब, है ना, दोनों ओर के भूखंड ऊपर उठ जाते हैं, तो वहां पर जो घाटी बनेगी उसे हम क्या कहते हैं? रैंप घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंप घाटी। तो ये रैंप घाटी का उदाहरण है और ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। इसे हम सामान्य तौर पर भ्रंश घाटी भी कहते हैं। हिंदी में दोनों को भी भ्रंश कहा जाता है, हिंदी में दोनों को। अब आपको ये पता चल गया कि अगर मैं रैंप वैली की बात कर रहा हूं तो 2 ऊंचे भूखंड, एक मेघालय का पठार आ जाएगा और दूसरा हिमालय आ जाएगा। आ जाएगा ना? आ जाएगा? आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय का, मध्य हिमालय का भाग हमारे भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र में गया हुआ है, और ये विभिन्न टुकड़ों में अगर बटा है, विभिन्न श्रेणियों में अगर बटा है, तो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में हम देखते हैं। इधर देखो, एक आ जाएगा डाफला, आ गया, इसके बाद आ जाएगा मिरी, अबोर, मिश्मी, इधर आ जाएगा पटकेबुम। साइड में देखो,
ये पांचों की पांचों श्रेणियां मैं आपको अरुणाचल प्रदेश में बता रहा हूं, और ये सारी की सारी जनजातियों के नाम के आधार पर रखे गए हैं और जनजाति बहुल क्षेत्र है। जैव विविधता में धनी है, स्थानांतरित कृषि के लिए प्रचलित क्षेत्र था, है ना, सारी चीजें बता रहा हूं मैं। हिमालय का हिस्सा है, क्या है, हिमालय का हिस्सा है। और इनके नीचे से अगर आप बात करें तो इसके नीचे क्या मौजूद है, इसके नीचे मौजूद है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। क्या मौजूद है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। और यही कारण है कि जैव विविधता में धनी होने के कारण यहाँ पर कई सारे अभयारण्य भी बने हुए हैं। अगर आप मानस को देख लो, आप काजीरंगा को देख लो, नामदफा को देख लो, है ना, तो ये सब अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य यहाँ पर बने हुए हैं। जैव विविधता का महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा भी 200 सेंटीमीटर तक है। कितनी है, 200 सेंटीमीटर तक है ना। किस प्रकार की जलवायु है वो बात की बात है, यहाँ पर नहीं लिखना है अभी, है ना, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जैव विविधता में धनी क्षेत्र है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, स्थानांतरित कृषि के लिए प्रसिद्ध है ना। हालांकि अभी तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक। तो कौन कौन सी है, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ये जो डाफला का जो रीजन है ना, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इसके आसपास आपको मानस अभयारण्य देखने को मिल जाएगा, डाफला और मिरी के पास, ठीक है। मानस दिख रहा होगा आपको असम में आगे की ओर, है ना, असम में दिखेगा, है ना। तो इससे ये जो डाफला आपको दिख रहा है ना, इधर की ओर यदि आप असम में जाओगे ना तो यहाँ पर मानस मिल जाएगा। तो ये जो पूरा रीजन है ना, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है ना। इधर मानस भी है और इसके इधर की ओर अगर आप जाओगे, अबोर की ओर, नीचे की ओर आप जाओगे, मिरी की ओर सॉरी, है ना, तो मिरी के नीचे की ओर जाओगे तो आपको ब्रह्मपुत्र घाटी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, नीचे की ओर जाओगे आप, असम में जब प्रवेश कर जाओगे तो ब्रह्मपुत्र घाटी मिल जाएगी। इसके नीचे आप जाओगे ना तो और कुछ दो पहाड़ियां मिलेगी जिसको आप मिकिर और रेंगमा के नाम से जानते हो। मिकिर और रेंगमा मिली आपको, मिकिर और रेंगमा। तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी के नीचे वाले क्षेत्र में है ना। ऊपर वाला रीजन जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो मिकिर और रेंगमा का जो क्षेत्र है ना, ये एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये जो रीजन है, यहीं पर आपको काजीरंगा भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, लिखने के लिए ऐसे शब्द मिलेगा आपको, ये चीजें याद रखना है ना। समेटना कैसा है वो बात की बात है। तो देखिए एक चीज याद रखो, मिकिर और रेंगमा मिल रहा है, मिकिर और रेंगमा पक्का किस स्टेट में है, असम में है ना। और मिकिर और रेंगमा जनजाति बहुल क्षेत्र है ना, लेकिन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा विकसित है। जो आप गारो खासी जयंतिया देख रहे हो, है ना, तो गारो खासी जो है वो अल्प विकसित क्षेत्र में आते हैं। गारो खासी जो है वो अल्प विकसित में आते हैं, लेकिन मिकिर रेंगमा जो है ये थोड़ा से विकसित क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर एजुकेशन वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से है ना। जबकि अगर हम मेघालय के उस क्षेत्र की बात करें तो गारो जो है वो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ना। जयंतिया इनमें से ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा विकसित है, इनकी अपेक्षा जो है वो विकसित क्षेत्र है ना। इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मिकिर और रेंगमा मिल गया, पक्का देख लो ध्यान से। और मिकिर और रेंगमा यदि मिल रहा है तो ये वाला क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह के गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं कि बाघ नहीं है, यहाँ पे बाघ भी है, बट प्रसिद्धि जो है काजीरंगा की वो आपको पता है। अब ये वाला जो मिकिर और रेंगमा अगर हो गया है ना, ध्यान देना, अगर मिकिर और रेंगमा ये वाला भाग हो गया है तो इसके नीचे ये जो आ रहा है ना, ये शिलांग पठार है, या इसे मेघालय का पठार भी कहते हैं। ध्यान देना है अब मैं, है ना, यहां पे बना दो। देखिए, प्रायद्वीप का सिंपल सा अर्थ होता है वह भूखंड जो तीन ओर से जलीय भाग से घिरा हो, है ना। तो यहां देखो, यहां अरेबियन सी है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है। अगर मैं यहां से इस प्रकार से ले जाऊं तो ये वाला रीजन क्या बनता है आपका, प्रायद्वीपीय भाग बनता है। यानी कि हिमालय वाला भाग छोड़ दे तो ये वाला पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा आता है। इतना खतरनाक है, ये वाला पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा आता है, ये वाला
आता ही नहीं आता है। हाँ, तो इसीलिए याद रखना है प्रायद्वीपीय भारत में हम क्या पढ़ते हैं, अरावली को भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें विंध्य भी पढ़ना पड़ेगा, सतपुड़ा मेकाल जो है ना, राजमहल की पहाड़ियां पढ़नी पड़ेगी, ये घाट पढ़ना पड़ेगा, ये घाट पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये पठार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये त्रिभुजाकार में, सतपुड़ा के नीचे पश्चिमी घाट के पूर्व में, पूर्वी घाट के पश्चिम में जो त्रिभुजाकार में फैला हुआ है, ये दक्कन पठार है। क्या है? हाँ, तो दक्कन पठार में इतना ही आएगा, ये वाला रीजन बस। प्रायद्वीपीय पठार में समझो बात को। अब प्रायद्वीपीय जो पठार है उसमें राजस्थान के भी पठार आएंगे, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, ये सब पठार आएंगे प्रायद्वीपीय पठार में। यही हम गलती कर बैठते हैं, हमें प्रायद्वीपीय पठार पूछा जाता है तो हम केवल दक्कन का पठार एक्सप्लेन करके आ जाते हैं, है ना। तो उस पर भी आएंगे, हम चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो शिलांग पठार आएगा ना, अभी जो मेघालय का पठार है, यानी कि यहां से लेके ये वाला जो पूरा रीजन आएगा ना, ये पूरा रीजन क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है ना। यानी कि यदि आपको पूछा जाता है कि शिलांग पठार या मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो किससे पृथक है? ब्रह्मपुत्र घाटी से पृथक है, रैंप वैली से पृथक है। आया समझ में? तो अगर मैं शिलांग पठार की बात करूं तो शिलांग पठार में याद रखना है, ये जो आपका, कलर चेंज कर लो, ये जो आपकी जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, इस घाटी के दक्षिण में स्थित है। और ये पठार यदि हम देखें तो भारत में अगर जैव विविधता में अगर दूसरे नंबर पर कोई स्थान आता है तो ये शिलांग पठार का आता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान भी यहीं पर मौजूद है। अगर हम वेस्टर्न घाट के नीचे मालाबार तट के बाद यदि कहीं पर ज्यादा जैव विविधता देखते हैं तो ये वो वाला रीजन है। आई बात समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है, शिलांग पठार को हम, इसका ज्यादातर विस्तार जो है वो मेघालय में है, इसीलिए इसे शिलांग पठार के रूप में भी जानते हैं ना। शिलांग भी एक चोटी है, याद रखना है, हिल स्टेशन पर बसा हुआ क्षेत्र है शिलांग, है ना। और शिलांग की अगर हम बात करें तो खासी पहाड़ी पर मौजूद है, और खासी पहाड़ी पर शिलांग यदि मौजूद है, आएंगे हम वापिस आएंगे, तो वो इस शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी भी है ना। ये भी हमें ध्यान रखना है। देखो, अब ध्यान देना है, मैंने आपको यहां पर क्या बताया था, मैंने आपको यहां पर बताया था मिकिर और रेंगमा बताया था, लेकिन शिलांग पठार के इस ओर यदि जाओगे तो भी असम वाला भाग लग रहा है, लग रहा है। देखो, ये वाला है शिलांग पठार, पूरा की पूरा ये वाला है शिलांग पठार, जिसमें असम का भी हिस्सा है ना। याद रखना, ये पूरा की पूरा क्या है, ये मेघालय प्लस इधर की ओर जो असम का भाग आ रहा है, मतलब जो मिकिर और रेंगमा का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ना, या दक्षिणी भाग मान लो आप। किसको मानोगे? दक्षिणी भाग मान लो। तो ये भी याद रखना है, शिलांग पठार का ही हिस्सा है, मेघालय के पठार का ही हिस्सा है। लेकिन जो असम वाला जो भाग है ना, यहाँ पर ये काट दिया गया है, काट दिया मतलब हमने अलग कर दिया है, जो असम के रीजन में है ना। तो अब जो असम के रीजन में है उसे हम कार्बी आंगलोंग का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बी आंगलोंग का पठार। यदि आपको पूछा जाए कार्बी आंगलोंग क्या है, क्षेत्र, एक रीजन, एक जगह है जिसके नाम पर इस पठार का नामकरण किया गया है, जो मिकिर रेंगमा के नीचे वाला रीजन है। दिखेगा नहीं आपको शायद एटलस में, है ना। तो कार्बी आंगलोंग का पठार याद रखना है, ये असम में है, प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, खनिज संसाधनों में धनी है, जनजातीय बहुल क्षेत्र है ना। धनश्री जैसी नदियां यहां से, है ना, कपिली, धनश्री जैसी नदियां इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है। देखो, आपको कपिली रिवर भी मिल जाएगी, धनश्री रिवर भी मिल जाएगी, वहां पे मिल गई। तो ये प्रमुख नदियां इस पठार से प्रवाहित होती है। पूछा जा सकता है कार्बी आंगलोंग का पठार, ठीक है, क्योंकि इसके ठीक पड़ोस में आ जाएगा मणिपुर और नागालैंड,
है ना। इस पठार के ही अगर आप पूर्व में जाओगे तो एक पहाड़ी मिल रही होगी जो नीचे से ऊपर मणिपुर, नागालैंड और असम में विस्तृत है, बराइल पहाड़ी। क्या है? बराइल पहाड़ी। मिले बराइल पहाड़ी? हाँ, बस इसी के पास इसके पूर्व में कार्बी आंगलों का पठार मौजूद है ना। कई बार पहली बार सुना होगा आपने, है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो कार्बी आंगलों ये मेघालय के पठार का ही हिस्सा है, उसका ही विस्तार माना जाता है। लेकिन हम मेघालय के पठार को मुख्यतः किसमें मानते हैं? इसको, और इसको फिर कार्बी आंगलों के पठार के रूप में हम जानते हैं। हालांकि एक लाइन लिख सकते हो कि यह शिलांग पठार का ही विस्तार है जो असम में पाया जाता है। ठीक है ना, असम में स्थित है, पाया जाता नहीं, असम में स्थित है, ऐसा लिखोगे तो अच्छा शब्द रहेगा थोड़ा। ठीक है, कार्बी आंगलों हो गया पक्का, कोई दिक्कत यहां तक? तो एक सिंह का गेंडा यहां पर भी लिख दोगे, कोई दिक्कत होगा? थोड़ा फिर भटकते भटकते आ ही जाते होंगे, है ना। अरे गलत तो नहीं कह रहे ना? अब इधर आ जाइए। अब शिलांग पठार की बात कर रहे हैं। शिलांग पठार की यदि हम बात कर रहे हैं तो शिलांग पठार भी प्राचीनतम चट्टानों से प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। जनजातीय बहुल क्षेत्र है शिलांग पठार। क्या है? जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जैव विविधता में धनी है। यहां की औसत वार्षिक वर्षा जो है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक है। कितनी है? 200 सेंटीमीटर से अधिक है। और जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक है तापमान उच्च होता है, सदाबहार वृक्ष भी मिल जाएंगे। पहाड़ी रीजन है, वर्षा उच्च है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अगर आ रहा है तो वे स्वाभाविक सी बात है कि लेटेराइट मिट्टी का विस्तार यहां पर होगा ही होगा। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार होगा ना। मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं, जब आपको शब्द ना मिले तो ये लिख देना, है ना। तो लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो स्वाभाविक तौर पर चाय की खेती तो होगी होगी, चाय के बागान से। साथ में मेघालय एक चीज के लिए और जाना जाता है, पाइनएप्पल। उच्च कोटि के अगर आपको कहीं भारत में पाइनएप्पल मिले तो कभी मेघालय घूम के आ जाना, है ना। कहा जाता है ना, अगर केले खाने तो बुरहानपुर चले जाओ, संतरे खाने तो नागपुर चले जाओ, वैसे अनानास खाना है, पाइनएप्पल खाना है तो मेघालय चले जाओ। और फोटो खिंचवाना है तो फिर क्या बात है। आजकल घूमने जाते हैं तो घूमने के स्थान को तो कम देखते हैं, फोटो में ज्यादा टाइम पास हो जाता है। मतलब एक जगह जो 1 घंटे में हम घूम सकते हैं वहां पे 4 घंटे लग जाते हैं, है ना। कारण फोटो सेशन। अच्छा, देखते कम है, वहां का इंटरेस्ट जो होता है ना उसमें कम रमते हैं हम, है ना। लेकिन फोटो क्यों? स्टेटस रखना है, दूसरों को जलाना है ना। हम गए थे यहाँ पे, आया नहीं, यही होता है। हम भी गए थे, यही हुआ। तो एक ही डाले ना, मैं कौन सा लेगा। आया पसंद तो डाल दिए हम, तो क्या नहीं डाल सकते? अब फोटोज कम से कम 7-8 हजार के फोटोज थे, हैं? और उसमें से एक डाल दी तो क्या हुआ? ठीक है, वो भी हटा देंगे आज। अब बुरी लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मैं तो अच्छा लग रहा हूं ना। अरे मतलब चलो ठीक है, हमने थोड़ा सा क्या लुंगी वगैरह पहनी थी तो सोचे डाल दे, है ना, कुछ अलग लुक। खैर, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये वाला जो रीजन है ना, दर्शनीय स्थल है, ये भी याद रखना, पर्यटन का प्रमुख स्थल भी है यहाँ पर। लेकिन जो पहाड़ियां इस क्षेत्र में मौजूद है उसे आपको याद करना है, गारो, खासी, जैंतिया, है ना। अगर हम पश्चिम की ओर देखें तो यहां पर स्थित है गारो। अगर हम पश्चिम की ओर आए तो यहां पर स्थित है गारो पहाड़ी। ध्यान देना है, गारो ये मेघालय का सबसे अल्प विकसित क्षेत्र है। गारो क्षेत्र मेघालय का
सबसे अल्प विकसित क्षेत्र है गारो क्षेत्र, गारो। जनजाति बहुल है, स्थानांतरित कृषि सबसे ज्यादा है यहाँ पे प्रचलित। हाँ क्या यहां पर है नोक्रेक, एक चोटी मिलेगी नोक्रेक, जो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नोक्रेक देखो, हाईलाइट करो, नोक्रेक मिली, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक। भारत का बायोस्फीयर रिजर्व भी है, समझ में आ रहा है? भारत का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स ले लेना जो अपनी बनी है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, लिखा है ना शायद गारो खासी जयंती लिखा है मैंने सब कुछ सर। हाँ उसमें है, कुछ एक्स्ट्रा चीज आती है तो वो आप उसमें ऐड करते चले जाना है ना, ताकि आपको मिल जाए। तो शिलोंग पठार वगैरह सब कुछ दिया हुआ है मैंने, सारी पहाड़ियां भी दी हुई है मैंने, है ना। तो आज अगर आप मांगने जाओ तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज ही आपको मिल जाएगी, ये पुरातन है मैडम, प्राचीन काल की है वो, शायद पेजेस वैसे है क्या? अच्छा, बाकी है नहीं। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राचीन काल की है, जो है ना, कई तक्षशिला या नालंदा से बची हुई कहीं आई होगी तो वहां की लग रही है वैसी। क्या पढ़ पढ़ के आपने ऐसा कर दिया? पेजेस वैसे है। चले ठीक है। तो गारो है ना, नोक्रेक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखना है। जनजातीय बहुल क्षेत्र है, स्थानांतरित कृषि यहाँ पर हो रही है, जैव विविधता में धनी है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना। चाय की खेती होती है इस क्षेत्र में भी, चाय की खेती होती है उसके ढलानी क्षेत्रों में। खासी पहाड़ी, अगर हम खासी पहाड़ी को देखें तो ये मेघालय का मध्य भाग है, जिसकी आकृति कीपनुमा है। कीपनुमा, कीप समझते हो? झबा, घासले तोड़ते हैं ना हम, झब्बी झब्बा जो भी हो। किसने है ट्रैक्टर में कभी केरोसिन डाला हुआ? डाले ना, तो ऐसे वो झबा आता था ना बड़ा, उससे डालते तो ठीक है। डीजल डालो ना यार, कहाँ है केरोसिन डाल रहे हो, पॉल्यूशन कर रहे हो फालतू का ज्यादा। हालांकि डीजल से भी होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ, केरोसिन नहीं मिलता ना, अभी बंद कर दिया क्या? कहीं कहीं पे मिलता है ना। हाँ लेकिन सही में है, चेक करना चाहिए गाड़ियों को, इनका प्रदूषण लेवल चेक करना चाहिए, है ना। तो हाँ घासलेट पे क्या है, घासलेट बस वो केवल क्या है, वो कंदील जलाने के काम में आती है, घर पे होता है ना चिमनी। हाँ वही, कंदील बड़ा आता है, चिमनी छोटी आती है ना। जो छोटी चीज है उसे चिमनी कहते हैं, कंदील बड़ा आता है, कंदील बोलते ना, कुछ बोलते वो कांच ऊपर चढ़ाते थे, वैसे करते थे कि कांच बिल्कुल। दिन देखे ऐसे कितने लोगों ने? वाह यार, तुम भी मेरे जमाने की हो, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है आप में और हमने। ठीक है, खासी पहाड़ी देख लीजिए। खासी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, खासी पहाड़ी के रीजन में सबसे ज्यादा, कीपनुमा आकृति होने के कारण, है ना, जो मानसूनी पवने हैं वो इसमें आकर रुक जाती है और यहीं पर संघनित होकर बादल बनाकर वर्षा करा देती है। और यही जो खासी पहाड़ी है उसके निचले वाले रीजन में आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है मासिनराम। क्या है? मासिनराम एक जगह मिलेगी, तो खासी पहाड़ी पर ही स्थित है, याद रखना है इसके निचले वाले रीजन में। मासिनराम जो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, यहाँ की औसत वर्षा जो है मासिनराम की वो लगभग 1400 सेंटीमीटर है। कितनी है? हाँ 1400 सेंटीमीटर है। और इसी के नजदीक आप यदि पूर्व में जाओगे ना, जयंतिया पहाड़ी के और खासी पहाड़ी के मध्य भाग में जाओगे आप, तो वहां पर आपको चेरापूंजी मिलेगा। देखो चेरापूंजी मिला,
यह दूसरा स्थान है जो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, लगभग 1100 सेंटीमीटर तक, लगभग 1100 सेंटीमीटर तक। लगभग 1100 सेंटीमीटर तक, है ना। खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है शिलांग, जो मेघालय के पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है। शिलांग इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे विकसित जगह यदि शिलांग पठार की यदि कोई होगी तो वो यही है, शिलांग। एक जगह की बात कर रहा हूं मैं, क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक स्थान विशेष की बात कर रहा हूं। तो स्थान विशेष में कोई शहर है जो सबसे ज्यादा विकसित होगा तो वो शिलांग ही है, जो खासी पहाड़ी पर स्थित है और मेघालय की राजधानी भी है ना। तो शिलांग सबसे ऊंची चोटी भी है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। जयंतिया की अगर हम बात करें तो इस पठार के पूर्वी भाग में स्थित है जयंतिया पहाड़ी। किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। औद्योगिक दृष्टिकोण से बाकी जो दो क्षेत्र है उससे अच्छा विकसित है, याद रखना है ना। यह भी जनजाति बहुल क्षेत्र है। ठीक, खनिज संसाधन मौजूद है यहाँ पे। पता चल गया यहाँ पे गारो है, खासी है, जयंतिया पहाड़ी है ना। यहाँ पर मैंने डाफला की बात हम पहले ही कर चुके हैं, डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, है ना। इधर कौन सी है? पटकेबुन। तो याद रखना है जो डाफला, मिरी और जो अबोर है ना, अबोर और मिश्मी, ये ऊपर की ओर मौजूद है। अबोर और मिश्मी आपको दिख रहा है। तो जो अबोर वाला जो क्षेत्र है वो बिल्कुल बाउंड्री पर है ना, चाइना और भारत की बाउंड्री बना रहा है, ये ध्यान में रखना है ना। तो अबोर में एक और चीज आप लिख सकते हो कि अबोर पहाड़ी जो है वह भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण कर रही है। मिश्मी भी वैसे ही है। जहां मिश्मी पहाड़ी दिख रही होगी ना, वहां पर आपको एक नदी आती प्रवाहित होते हुए दिख रही होगी। कौन सी है? दिबांग है, दिबांग है पक्का। हाँ, तो हाईलाइट करो उसको। चलिए, गुड, इतनी चीजें देख ली। अब जिस और हम आ रहे हैं वो पूर्वी क्षेत्र है, जहां पर हम पटकेबुन की बात करें। जनजातीय बहुल क्षेत्र है, किंतु म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित ये पहाड़ी है पटकेबुन। एटलस में दिख रहा होगा आपको, है ना। किसकी सीमा पर है? म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश, मतलब भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, अपना म्यांमार के बीच में, सॉरी, है ना। दिख गया? चलिए, इसके नीचे अगर हम आए तो यहां पर है नागा हिल्स, नागा पहाड़ी, जो नागालैंड में स्थित है ना। नागा पहाड़ी है जो नागालैंड में स्थित है। जनजाति बहुल क्षेत्र है ना। जैसे विचार करते हैं वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। पहले था, बहुत ज्यादा खूंखार होते थे ये भी, है ना। नागा प्रजाति के जो लोग होते थे वो पहले होते थे, अब थोड़ा सा विकसित हो चुका है, तो खैर अब इतना नहीं है वहां पे, है ना। तो नागा पहाड़ी स्थानांतरित कृषि है ना, लेकिन अलगाववाद से प्रभावित क्षेत्र है ये, है ना। क्या है? अलगाववाद से प्रभावित है। अलगाववाद समझते हो ना? पक्का ना? जो इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं और अपने को उस देश का हिस्सा न मानकर पृथक राज्य या प्रथम देश की मांग करने लग जाते हैं, वो है अलगाववादी, है ना। जैसे हुर्रियत हो गया, है ना, नागा हो गए, ये सब क्या है? ये अलगाववादी है ना। तो ये खालिस्तानी हो गए,
ये सब अलगाववाद है ना। तो ये उस देश के कानून पर विश्वास नहीं रखते हैं और अपने को उस देश का नहीं मानते हैं, अपने को उस मातृभूमि का हिस्सा न मानकर एक अलग देश की मांग करने लग जाते हैं, है ना। जैसे हुर्रियत है कश्मीर की अलग मांग कर रहे हैं, अलग देश की। नागा जो है वो अपने आप को इस देश का हिस्सा नहीं मानते थे, कुछ अलगाववादी, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। ऐसे है। खालिस्तानी है जो आपको पता ही है ना, तो ये अलग की मांग करते हैं, तो इनका कोई है ना विश्वास नहीं होता। आतंकवादी तो बात क्या करना, इनका कोई कुछ नहीं होता है ना। ये कहीं पर भी आएंगे और बम फोड़ के चले जाएंगे, है ना। इनका ना अपना कोई वजूद होता है, ना स्थान होता है, ना कुछ होता है। ये आएंगे बम फोड़ के, अशांति फैलाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। क्या? अशांति फैलाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये रावण प्रजाति के होते हैं। किस प्रजाति? रावण भी अच्छा है उनसे, तो है ना। तो कैसे कह सकते हैं, बहुत निकृष्ट है ना। इस संसार में यदि कोई राक्षस होगे तो वो इसी प्रजाति के हैं, ठीक है। तो इनको कोई लेना देना नहीं, केवल अशांति को फैलाना है, शांति को भंग करना इनका उद्देश्य होता है। नक्सलवाद का सामान्य सा अर्थ होता है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस देश के संविधान पर तो विश्वास है, लेकिन है ना कानून को चुनौती दे देते हैं, उन्हें हम कहते हैं नक्सलवाद। मतलब वो अलग राज्य की मांग नहीं करते हैं, है ना। उनका इस देश के संविधान पर विश्वास है, केवल अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वो गलत रास्तों का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो नक्सलवाद बन जाते हैं, है ना। तो तीनों में अंतर है। अलगाववाद एक अलग चीज है, नक्सलवाद एक अलग चीज है, आतंकवाद तो छोड़ ही दो, है ना, वो सबसे अलग चीज है ना। तो खालिस्तानी भी उसमें आते हैं आजकल क्या, मैं तो मानता ही हूं आतंकवाद से कम नहीं है वो, है ना खालिस्तानी। हाँ, इनको इस देश से ही मिटाना होगा तो ही ये सीधे होंगे। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता खालिस्तान अलग देश बना के करेगा क्या, जब तुमको कनाडा में ही रहना है। पाकिस्तान में उकसाया है। अरे तो कोई भी उकसाए, पाकिस्तान उकसाए कि फिर मालदीव उकसाए, अरे कि चाइना उकसाए, है ना। तो उकसाने से अगर उकस जा रहे हैं तो फिर वो क्या मतलब, उनको अपने पास तो फिर खुद दिमाग है ही नहीं। वो तो है ही सर सही है ना। तो जितना पंजाब बचा है वहां पे कुछ नहीं अभी, है ना। जो मिट्टी थी उसको भी तुमने बर्बाद कर दिया है। प्राचीन काल में तुमने उसमें से फसल बो के जिप्सिया खरीद के अपने बच्चों को कनाडा में पहुंचा के, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा के तुमने खालिस्तानी बना दिया है हैं? तो वो चीजें होती है। अब वहां से वो पैसा भेजते, अब कितना भेजेंगे, कितना भेजेंगे बताओ, क्या एक लिमिट तो होगी ना, कितना भेजेंगे। और कौन भेजे? कनाडा सर, वो खुद बर्बादी की कगार पर आ जाएगा अभी आने वाले 3-4 साल में कनाडा, उनको खुद को ही नहीं पता है खैर अपन क्यों जाए, इधर आ जाओ, है ना। अपन इधर बात करते हैं, नगाओं की बात है मतलब, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा शांति स्थापित हुई है यहाँ पे, है ना। अब उतना कुछ ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलता नहीं। नगा पहाड़ी याद रखना है ना। इसके नीचे आपको मिल जाएगा पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी, जो म्यांमार और मणिपुर की सीमा का निर्धारण कर रही है। देखिए पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी दिख गई। इसके पूर्व में यदि आप आओगे ना, इसके पूर्व में यदि आप आओगे, ये पूर्व में बोल रहा हूं, पश्चिम में यदि आप आओगे तो ये भी जैव विविधता वाला ही क्षेत्र है, याद रखना है। घने सघन वन यहाँ पर भी है, हालांकि नागालैंड में भी घने सघन वन है, मणिपुर में भी घने सघन वन है, जैव विविधता में धनी वाला क्षेत्र है। और इस मणिपुर के रीजन में यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पर एक झील मिलेगी जिसका नाम है लोकटक। मणिपुर की बात कर रहे हैं हम, लोकटक।
लोकटक झील ये मणिपुर के रीजन में मिल जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है यह। पूर्वोत्तर भारत की यदि बात करें तो सबसे बड़ी झील है, मीठा पानी है। मीठा मतलब जो शरबत बनाते हैं वो वाला पानी नहीं है ना, मतलब खारा नहीं है, फिल्टर करके पी सकते हो आप इसे, है ना, तो याद रखना है। तो ये झील है, लेकिन इस झील की खासियत ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे तैरते हुए कुछ द्वीप आपको मिल जाएंगे, है ना। ये दुनिया की एक अनोखी झील है, एकमात्र ऐसी झील है जहां पर ऐसे तैरते हुए आपको आइलैंड्स मिलेंगे, द्वीप मिलेंगे। और इन्हीं में से एक द्वीप है कैबुल नामझाओ। कैबुल नामझाओ देखो वहां पर दिया होगा एटलस में नीचे की ओर, कैबुल नामझाओ, है ना। यहां पर जैव विविधता ज्यादा है और इस क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। क्या घोषित किया है? राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ है, यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क दुनिया में यदि कहीं पर है तो वो यही है, कैबुल नामझाओ। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, क्यों किया है ये भी याद रखना है। थामिन मृग की प्रजाति को संरक्षण देने के लिए। थामिन मृग पता है आपको? म्यांमार के हिरण की प्रजाति है, समझ में आया? तो म्यांमार के हिरण की प्रजाति है जो भारत में केवल मणिपुर में पाई जाती है, इसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए, विशेष संरक्षण के लिए इसे कैबुल नामझाओ को याद रखना है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे पशु पक्षियों का यहाँ पर संरक्षण नहीं किया जाता। जैसे हमारा अगर कान्हा किसली को देख लिया जाए तो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है ना। हमारा वन विहार यदि देख लिया जाए तो सर्प उद्यान के लिए प्रसिद्ध है या नहीं है? इस प्रकार से, है ना। पुनो पालपुर अगर देख लिया जाए तो एशियाई शेर के संरक्षण के लिए है, आजकल चीतों के लिए भी है ना। तो इस प्रकार से यदि देख लिया जाए तो वहां पर भी थामिन मृग, है ना। तो क्वेश्चन प्री में भी बन सकता है, थामिन मृग प्रजाति भारत में कहाँ है, या थामिन मृग भी आपको पूछा जा सकता है। थामिन मुख्यतः म्यांमार की प्रजाति है मृग की, जो भारत में मणिपुर राज्य में पाई जाती है और विलुप्ति की कगार पर है। रेड डाटा बुक में भी है, लाल सूची में भी सम्मिलित है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। विलुप्ति की कगार पर है, इसीलिए इसके संरक्षण के लिए कैबुल नामझाओ बनाया गया है। याद कर लेना है ना, एग्जाम में आ सकता है मणिपुर से संबंधित चीजें। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब आ जाइए पुनः से मिजोरम में। मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, इसे लुसाई के नाम से भी जाना जाता है। मिजो पहाड़ी, लुसाई, लुसाई बोलते हैं कई कहीं पे लुसाई कहते हैं, है ना। मिजो पहाड़ी देखिए मिजोरम में है, जनजाति बहुल है। उसी प्रकार से त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ी है, हालांकि पूछी नहीं जाएगी कोई, त्रिपुरा की पहाड़ी कोई विशेष भी नहीं है इतनी, और याद रख लो कभी, है ना। त्रिपुरा की पहाड़ी है ना, त्रिपुरा में ही होगी, है ना। इतना तो दिमाग लगा सकते हैं ना, लेकिन जो ज्यादा पढ़ते हैं अलग दिमाग लगा, अरे यार इतना इजी क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, त्रिपुरा की पहाड़ी त्रिपुरा में होगी, है ना। अब वो मेघालय लगा के आ जाते हैं, फिर होता है ये, ऐसा तो होता है ना। अगर कोई ज्यादा हम जैसे अपने जैसे जो पढ़े हुए होते ना, कभी कभार पूछे मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी, अरे यार इतना इजी पूछेगा नहीं, भोपाल होगी, है ना, इंदौर लगा के आ जाएंगे। हाँ,
और जो नहीं पढ़ते फिर उनका ऐसे हो जाता है, अरे भोपाल पे हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, भोपाल लगाओ, है ना। चलो ठीक है, सारी चीजें हो गई यहाँ की, देख लिया आपने। बराइल पहाड़ी याद रखना है, ये 3 राज्यों में विस्तृत है ना, मुख्यतः असम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, जैसे बराइल पहाड़ी देखी होगी आपने और ये मीजो पहाड़ी देखी होगी, उसके ऊपर जो असम का रीजन है ना, यहां पर एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी भुवन, असम में उसका विस्तार है भुवन पहाड़ी, ये भी जनजातीय क्षेत्र है। मेघालय के पठार से आपको एक नदी निकलते हुए दिखेगी, कृष्णई नदी, बड़ी नदी है कृष्णई, है ना, गारो के पास से आपको निकलते हुए दिखाई देगी, वो भी आपने देख लेना है। वहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हो, कृष्णई नदी देखी, तो गारो जहां लिखा है वहां लिख लो, गारो पहाड़ी जहां लिखा है ना, तो कृष्णई नदी वहां से निकलती है, ये भी ध्यान में रख लेना है। मिश्मी पहाड़ी कहां पर हाईलाइट किया आपने? मिश्मी पहाड़ी लगा दी। अब देखो वहां से एक साइड में जाओगे तो आपको दिहांग नदी भी मिलेगी, हाईलाइट करो दिहांग नदी, है ना, अबोर के पास से, है ना, तो वो दिहांग जो नदी जा रही है, फिर उसमें आकर आपको दिबांग मिलते हुए मिल रही है ना, और दिबांग के बाद एक और नदी वहां पर आकर मिल रही है, लोहित मिल रही है। हाँ, जब ये दोनों नदियां कहां पर मिल रही है आपको पता है? अरुणाचल प्रदेश और असम की बाउंड्री पर, जहां पे सादिया जगह है, ठीक है, और यहीं से जब वह असम में प्रवेश करती है तो उसे एक नया नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि याद रखना है, दिबांग, लोहित और जो दिहांग नदी है, इनकी घाटी लगभग बराबर हो जाती है। तो जहां पर घाटियां लगभग बराबर हो जाती है तो वहां पर नदी को एक नया नाम मिलता है ना। जैसे वर्धा और वेनगंगा जहां पर मिल रही है, इनकी नदी घाटियां समान हो जाती है तो वहां से प्राणहिता बनती है। अलकनंदा और भगीरथी जहां पर मिल रही है, वहां पर गंगा उसे नया नाम मिलता है। मिलता है ठीक है। जहां पे चिनाब और सतलुज आपस में मिल रही है तो फिर वहां पर, हालांकि चिनाब की गहरी घाटी है तो आगे से वह चिनाब भी जानी जाती है, लेकिन वहां पर से उसे एक नया नाम पाकिस्तान में भी मिलता है, उसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। कोई पंचनाद कहते, कोई पंचनद कहता है ना, तो एक नया नाम मिलते चला जाता है ना, ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार से वहां पर जब दिबांग, लोहित और दिहांग नदी आपस में मिलती है तो फिर उसे एक नया नाम मिलता है जिसे हम ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं। फिर आगे चलकर बांग्लादेश में जब तक प्रवेश नहीं करती तब तक यह पूरे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानी जाती है और असम में ही इसका सर्वाधिक प्रवाह भी है। संकीर्ण घाटी है, चर्चा करेंगे क्योंकि आगे आने वाले समय में हम ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु के मैदान में ही प्रवेश करने वाले। तो ये पूर्वोत्तर के राज्य को एक बार देख लो। पुनः से आएंगे हम पूर्वोत्तर भारत में, जब हम शिलांग पठार की बात करेंगे तो एक साथ लिखने वाला जो टॉपिक रहेगा या पूर्वोत्तर के भौतिक भूगोल की हम जानकारी लेंगे, भौतिक स्वरूप की हम जानकारी लेंगे, तो एक बार पुनः से आ जाएंगे, है ना। अभी मैंने केवल आपको ओवरव्यू बताया है क्योंकि ये वाले भाग को हम पहले पढ़ ले, ताकि फिर हमारा पढ़ने का जो है वो उधर वाले क्षेत्र में ही रहेगा, है ना, पश्चिम बंगाल से लेकर नीचे वाले रीजन में ही रहेगा, ठीक है ना।
आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे।